हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सन 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है वियना सम्मेलन। उसके बाद जो है यूरोप की स्थिति बदल गई थी। फिर से एक नया रूढ़िवाद का जन्म हुआ था, क्योंकि उस सन 1815 के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, इसके बाद यूरोप की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। तो चलो दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। कह रहा कि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने नेपोलियन को सन 1813 ईस्वी में लिप्जिंग में तथा बाद में सन 1815 ईस्वी में वाटरलू में अंतिम रूप से पराजित किया था। तो नेपोलियन के दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। 1813 में एक युद्ध हुआ था जिसे बोलते हैं लिप्जिंग का युद्ध। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट जो है हार गया था, जिससे यूरोप में जितने भी क्षेत्र पर उसका अधिकार था, जितना भी वह क्षेत्र जीता हुआ था, उसको गंवाना पड़ता है। इसके बाद उसको एल्बा द्वीप का शासक बनाया जाता है। बाद में वह भाग करके फिर से फ्रांस पहुंचता है और फ्रांस में 100 दिन का शासन करता है। 100 दिन के शासन के बाद सन 1815 ईस्वी में ही वाटरलू के क्षेत्र में जो है एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है पुनः पराजित हो जाता है और उसको जो है वहाँ से एक साउथ अफ्रीका के पश्चिम और दक्षिण दिशा में एक द्वीप है और वहाँ पर उसको जो है रख दिया जाता है। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं कि नेपोलियन को वाटरलू की पराजय के पश्चात सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। सेंट हेलेना द्वीप जो है साउथ अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम दिशा में है, एक छोटा सा द्वीप है। उसके पश्चात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप की विजयी शक्तियाँ 1815 में एकत्रित होती हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद, उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेजने के बाद, फिर से जो शक्तियाँ एक साथ मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट का सामना कर रही थी वो इकट्ठा होती हैं। वो भी ऑस्ट्रिया में एक स्थान है जहाँ पर, यानी कि वियना बोलते हैं, वियना में इकट्ठा होती हैं। उन सबका उद्देश्य था कि यूरोप के उस मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करना जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध और विजयों से उलट-पुलट दिया है। तो उनका मानना था कि जितना भी यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्धों द्वारा जो क्षेत्र जीता हुआ है, जो स्थितियां वहां पर बदल गई हैं, उनको फिर से पुनर्व्यवस्थित किया जाए, फिर से लागू किया जाए। वस्तुतः ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उसकी पहल पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कांग्रेस बुलाई गई। तो चूँकि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख हैं, जो एक असामान्य व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है नेपोलियन को हराने के लिए एक मित्र राष्ट्रों की जो है मतलब कि इकट्ठा किया था उनको, और सब ने मिल करके नेपोलियन को हराया था। और इसलिए उनको जो है इस सम्मेलन का अध्यक्ष चुना जाता है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है सम्मेलन किया जाता है। इस सम्मेलन में यूरोप के कई छोटे छोटे देश शामिल हुए थे, किंतु नीति निर्माण के संबंध में 4 मुख्य देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो पहला है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के इंसान हैं। इनका पूरा नाम है ड्यूक मेटरनिख। इन्होंने ही नेपोलियन को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दूसरे व्यक्ति हैं रूस का जार, जिसका नाम है अलेक्जेंडर। तो जार अलेक्जेंडर रूस से, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख और इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलरे तथा फ्रांसीसी विदेश मंत्री तैलरा इकट्ठा हुए थे। सन 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। जैसा कि सन 1815 के पहले नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था। जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुई, उसके पहले एक तंत्र शासन था, एक राजसत्ता स्थापित थी। तो उस समय रूढ़िवादी सरकारें चलती थी। तो जब 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, उस समय की जो सरकारें बनी वह रूढ़िवादी परंपरा से काफ़ी प्रभावित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, जैसे कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए।
तो रूढ़िवादी मानते थे कि राजतंत्र स्थापित होना चाहिए, चर्च की व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए और समाज में एक समानता नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावनाएं होनी चाहिए, संपत्ति और परिवार की स्थिति बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकांश रूढ़िवादी ये मानते थे कि क्रांति के पहले के दौर में जाना सही नहीं है, ठीक है, यानी कि जैसा है वैसी स्थिति में रहना ही चाहिए। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। तो जो लोग रूढ़िवादी की परंपरा में विश्वास नहीं रखते थे, वो मानते थे कि यदि एक बार भी यदि राजतंत्र स्थापित हुआ तो इस समय आधुनिकीकरण इतना ही महत्वपूर्ण हो गया है कि आधुनिक हथियारें आ गई हैं, सैनिक मजबूत हो गए हैं, तो इस प्रकार यदि एक बार भी लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित हुआ तो लोगों को फिर से बहुत कठिनाइयों का दौर शुरू होगा और लोग गुलाम बनाया जाएगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि रूढ़िवादी परंपरा लागू न हो। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। उनका मानना था कि सेना भी आधुनिक हो गई है, कुशल नौकरशाही हो गए हैं, गतिशील अर्थव्यवस्था हो गई है, सामंतवाद भी फिर से जागृत होगा, भूदासत्व की समाप्ति हो गई है। यदि निरंकुश राजतंत्र स्थापित होता है तो यहाँ पर उनको शक्ति प्राप्त होगी और फिर से लोगों को गुलाम बनाया जाएगा और उनके अधीन जो है कार्य करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि इसके तहत वियना संधि होती है, ट्रीटी ऑफ वियना। इस वियना संधि में क्या होता है कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए थे उनको पुनः जो है स्थापित किया जाता है, पहली स्थिति में लाया जाता है और फ्रांस को फिर से यह दोबारा कार्य न कर सके इसके लिए उस पर निरंकुश लगाने के लिए कुछ देशों का निर्माण भी किया जाता है। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिलते हैं। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख करते हैं। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। उनका मानना था कि वियना संधि कराने का एक ही तात्पर्य था कि नेपोलियन ने अपने युद्ध द्वारा जिन क्षेत्रों को जीता था, अधिकार किया था, उनको पुनः स्थापित किया जाए। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बो राजवंश को सत्ता को फिर से बहाल किया गया। जब लिप्जिंग का युद्ध हुआ उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट को एल्बा द्वीप का शासक बनाया जाता है, परंतु वह पुनः जो है फ्रांस भाग करके 100 दिन का शासन फिर से स्थापित करता है। तो फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। तो फिर से जो है राजवंश की स्थापना होती है फ्रांस में और फ्रांस ने उन सभी क्षेत्रों को खो दिया जो नेपोलियन के समय में फ्रांस ने जीता था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम किए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। तो यह जो है वियना सम्मेलन में किया गया कि फ्रांस के किनारे किनारे जो क्षेत्र हैं उन पर एक नया देश बनाया जाए जिससे कि फ्रांस जो है अपनी बढ़ोतरी न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड राज्य का स्थापना किया जाता है जिसमें बेल्जियम आदि शामिल था और दक्षिण में पिटमांड में जिनेवा को जोड़ा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपको मैप में बताते हैं कि इस यूरोप के मैप में उत्तर दिशा में यहाँ पर नीदरलैंड की स्थापना की जाती है और दक्षिण में पिटमांड को जो है बनाया जाता है और इसमें जिनेवा को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो जो क्षेत्र जुड़ा है इस मैप में हम कवर करेंगे। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। देखिए यहाँ पर जो प्रसा है, प्रसा आप इस मानचित्र में यहाँ पर देखिए प्रसा है, इसको जो है उत्तर के क्षेत्र दिए, इसके पश्चिम में जो क्षेत्र हैं उसको दिया गया और ख़ास तौर पर सैक्सनी का जो क्षेत्र है यह जो है प्रसा को दे दिया गया और जो यहाँ पर ऑस्ट्रिया है इसको जो है उत्तरी इटली के क्षेत्र को सौंपा गया। इटली है
तो इटली पर नियंत्रण जो है ऑस्ट्रिया का था। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। तो देखिए यहाँ पर जर्मन जो महासंघ है, ये वाला क्षेत्र, इसको बरकरार रखा गया। इसमें 39 जो है समुदाय या क्षेत्र आते थे, इनको बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का हिस्सा दिया गया। देखिए यहाँ पर जो रूस है, इस रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, ठीक है, और प्रसा को सैक्सनी का हिस्सा दे दिया जाता है। और यहाँ पर जो आपको बताया है कि जो ऑस्ट्रिया है, इसको जो है उत्तरी इटली का क्षेत्र सौंपा जाता है। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो जब वियना सम्मेलन होता है तो उनका एक ही मानना था कि नेपोलियन द्वारा जो क्षेत्र जीते गए हैं, जहाँ से राजतंत्र को जो है विस्थापित कर दिया गया है, उनको फिर से स्थापित किया जाए और एक रूढ़िवादी व्यवस्था लागू की जाए। सन 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। अब जब 1815 में फिर से जो है रूढ़िवादी शासन लाया जाता है, तो वो उस समय का जो शासन व्यवस्था था निरंकुश था। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। अब कोई यदि निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ कुछ बोलता था तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता था, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। जो कोई भी निरंकुश शासन पर भी कोई सवाल उठाता था, उनको दबा दिया जाता था या फिर उनको जो है रास्ते से हटा दिया जाता था। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। अब यूरोप में जितने भी देश थे, सब ने सेंसरशिप के नियम बनाए, मतलब कि वहाँ पर स्वतंत्रता जो है बैन कर दी गई, जिसका उद्देश्य था कि अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों आदि में उन बातों पर नियंत्रण लगाना जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। तो सेंसरशिप के अनुसार अखबारों में लेख, किताबों का लिखना, नाटक और गीतों में उन सभी बातों को ये ध्यान दिया जाता था कि जो फ्रांस की इसमें जो क्रांति हुई है उसकी झलक न दिखे। यदि दिख रहा है तो लोग उस पर बैन पहले से था, तो लोगों को जेल हो सकता था या फिर मार दिया जाता था। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठा गया एक प्रमुख मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। तो लोगों ने ये कहा कि जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, बोलने की आज़ादी थी, उसको जो है हमें दिया जाए। इफ़ेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। अब वियना का जो ट्रीटी हुआ था उससे क्या इफेक्ट पड़ा? पहला, बुर्बो राजवंश का फिर से पुनरुत्थान किया जाता है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट सन 1815 में जब उसको सेंट हेलेना भेज दिया जाता है तो वहाँ पर लगभग 6 सालों तक जिंदा रहा। इसके बाद लुई 18वें को जो है शासक बनाया जाता है, लुई 18। दूसरा जो है इसका जो उत्थान होता है, सेटिंग अप ऑफ न्यू स्टेट इन फ्रांस बाउंड्री। फ्रांस के चारों तरफ नए देशों का निर्माण किया जाता है। रसिया को जो है कुछ नए टेरिटरीज दिए जाते हैं, नए क्षेत्र दिए जाते हैं। ऑस्ट्रिया को लाभ होता है कि वह उत्तरी इटली पर उसका नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट, रशिया गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रसिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया जाता है, और रसिया गिवन पार्टीशन ऑफ द सैक्सनी, और रसिया को जो है सैक्सनी का कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है। सॉरी, यहाँ सैक्सनी प्रशा होना चाहिए था, ठीक है, प्रशा को जो है सैक्सनी का क्षेत्र दिया जाता है। मोनार्की गॉड रिस्टोर, और एक तंत्र को स्थापित किया जाता है, यानी कि निरंकुश शासन फिर से लागू किया जाता है। कंजर्वेटिव ऑर्डर गॉड रिस्टोर, और जो निरंकुश शासन तंत्र था उसको फिर से लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इफेक्ट ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, जब वियना की ट्रीटी होती है तो इससे यहाँ पर ये सभी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण।